आज हम लोग खास तौर से बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो रेगुलेशन आया था उस रेगुलेशन को डिस्क्रिमिनेटरी प्रेमा फेसाई मानते हुए स्टे कर दिया है। दूसरी बात इसमें यह भी आती है कि ओबीसी को लेकर कौन ओबीसी है, आखिर वो पॉलिटिकली बैकवर्ड कौन है, बैकवर्डनेस की परिभाषा क्या है, कितने गहराई तक बैकवर्डनेस पर हम जाते हैं। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने की 3 जजेस की बेंच ने मैटर को फुल्ली सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और ये डिफाइन करने वाले हैं कि आखिर बैकवर्ड है कौन, किस पर्पस से बैकवर्ड होता है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड की क्या परिभाषा है, सोशल बैकवर्ड की क्या परिभाषा है और पॉलिटिकल बैकवर्ड की क्या परिभाषा है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खासतौर से पहली बात यह है कि यूजीसी के रेगुलेशन को स्टे कर दिया गया है। हम लोग कई दिनों से उस पर चर्चा कर रहे थे कि भाई ये बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है और प्रेमे फसाए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्वीकार की, यानी कि जो सामान्य वर्ग देश भर में आंदोलन कर रहा था उसकी बात को प्रेमे फसाए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई करते हुए स्टे किया है। अब उस पर सुनवाई करेंगे कि आखिर उसकी परिणति क्या होने वाली। इसी के नियमों को लेकर सामान्य वर्ग, विशेष वर्ग नहीं, विशेष वर्ग को और अधिकार दिए गए हैं कि वो सामान्य वर्ग के खिलाफ चाहे तो मनचाही तरीके से उसको दुरुपयोग कर सकता है या उसको परेशान कर सकता है। संभावनाएं हैं, भले ही वो संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं को ही चरितार्थ किया जाता है। जैसे एससी एसटी एक्ट में कभी कहा गया था कि संभावनाएं हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठानी पड़ी कि एससी एसटी के तहत जो गैंग बन गए हैं और वो गैंग लोगों को परेशान करके उनकी वसूली और उनका धन लेना, उनसे एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं, उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिखना पड़ा। इलाहाबाद के ही लोकल कोर्ट के वकीलों के द्वारा ये एक साजिशन, बड़ा खेल किया जा रहा था। तो जहां संभावनाएं होंगी वहां उसका उपयोग भी होगा। हम कोई चीज असंभव नहीं है, संभव है तो कर लेंगे। मोदी हैं तो मुमकिन है ये भी हम कहते हैं, और मोदी हैं तो संभव है ये भी हम कहते हैं। तो फिर ये वाला मामला है, इसमें भी है। इसी बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक यूथ फॉर जस्टिस नाम की संस्था एक नया एंगल लेकर आई है। वो है ओबीसी रिजर्वेशन। हम सब जानते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में नया ओबीसी तो पैदा ही 1989 के बाद हुआ। 1989 से पहले ओबीसी नाम का शब्द ही कोई नहीं था। हालांकि पार्लियामेंट जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में उस समय इन विषयों पर चर्चा हुई थी और इन विषयों पर चर्चा करते समय उस समय यह कहा गया था कि भाई देखिए, ये सारा का सारा विषय, ये पूरे विषय में आप केवल जो रिजर्वेशन का कैटेगरी है, आप सरदार पटेल को अगर देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को अगर देखेंगे और उस समय के एम मुंशी को देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को फाइनली यह कहना पड़ा था कि रिजर्वेशन एससी एसटी, स्पेशली एससी एसटी के रिजर्वेशन के लिए हमको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कड़वा घूंट 10 साल के लिए पीना पड़ेगा ताकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जा सके और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से संसद तक उनकी बात आ सके। जहां कानून बनता है वहां पर कम से कम बात आ सके और आने के बाद उस पर चर्चा हो, ताकि किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव ना हो सके। लेकिन आर्टिकल 15(4) ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, सबने उसका विरोध किया था। आर्टिकल 335 पर डॉक्टर अंबेडकर का बयान देते समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि देखिए, इफिशियंसी पर राष्ट्र के प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए जिससे कि इफिशियंसी पर प्रभाव पड़े। और अगर आर्टिकल 340 को साथ में पढ़ेंगे उसकी डिबेट में, तो उस डिबेट के दौरान भी यह कहा गया था कि केवल कि पिछड़ा समाज लिखना आवश्यक है, नहीं तो एक बड़ा वर्ग उसका लाभ ले लेगा। यह बात भी तय है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए भी उस समय प्रावधान नहीं रखे गए थे। यह कहा गया था कि सोशली बैकवर्ड के लिए ही यह व्यवस्था करनी है, जो बहुत पिछड़ा वर्ग है, जिसको अवसर नहीं मिला उसको समान अवसर मिले। इसके लिए उसकी पोजीशन क्या है, उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व हो सके और पार्लियामेंट उस पर कानून बना सके। इतनी व्यवस्था आरक्षण की गई थी, वो भी 10 वर्ष के लिए की गई थी। बाद में वो हर 10 वर्ष बाद वो 10 वर्ष बढ़ जाते हैं। और पहले संविधान संशोधन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन रख दिया था, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दुराई राजन के जजमेंट में यह कह दिया था कि किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन अवैध है और असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की 10 वर्ष के लिए व्यवस्था।
है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का भी विचार था। लेकिन बाद में वो टूल की तरह इस्तेमाल हुआ, डिवाइड एंड रूल की तरह इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, इस समय इस बात को देखते हैं, जब पहले अंग्रेजों के समय पर, ईसाइयों के समय पर भारतवर्ष में सिखों को रिजर्वेशन दिया गया था, भारतवर्ष में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, और यहीं से शब्द शुरू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी कि हिंदू और सिख अलग अलग करके पेश किए गए थे, मुस्लिम सिख ईसाई। इसलिए वहां पर जो रिजर्वेशन की बात थी वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, ईसाइयों को रिजर्वेशन दिया गया था, सिखों को रिजर्वेशन दिया गया था, हिंदुओं को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। ये बात लॉर्ड मॉर्ले ने सन 1906 में जब संविधान में जब संशोधन किया, तब उसने कहा कि मैं जो आज बोल रहा हूं मुसलमानों को रिजर्वेशन देके, वो आने वाला भारत काटेगा। आने वाले भारत ने 1947 में काटा। और इस बात को केवल वही नहीं कहा है, उस बात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में उस समय पटेल ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और ये कहा कि ये जो सांप्रदायिक रिजर्वेशन है इसने ही देश का विभाजन किया। ये जो रिजर्वेशन है ये देश में वैमनस्यता पैदा करता है, समाज को आमने सामने खड़ा कर देता है। अंग्रेजों ने हमारे साथ खेला, अंग्रेजों ने हमारे साथ ये इस प्रकार का रिजर्वेशन देके मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को हमसे दूर किया और हमारे बीच में व्यवस्था पैदा करी। इसको करके ही वो राज कर पाए। जिसको डिवाइड एंड रूल कहते हैं, वो डिवाइड एंड रूल था क्या? वो डिवाइड एंड रूल सांप्रदायिक डिवाइड एंड रूल हुआ करता था कि इनको आरक्षण देके बढ़ाओ और इनके बीच में वैमनस्यता पैदा करो और आपस में ये आमने सामने खड़े हो जाएं। ये उस समय का टूल अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। लेकिन बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसको कहा कि ये टूल इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा एक कड़वी सच्चाई है कि एससी एसटी पिछड़ा हुआ है, एससी एसटी को आगे लाने के लिए कड़वा घूंट 10 वर्ष के लिए हमको पीना पड़ेगा, इसलिए हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए, इट इज नॉट फॉर एवर, उन्होंने कहा यह हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमेशा के लिए किया गया तो देश का विभाजन की ये रूपरेखा तय करेगा और देश में एक बड़ा वर्ग आमने सामने खड़ा हो जाएगा। और यह संभव है कि भारतवर्ष फिर से उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे जो कि 1946 से गुजर रहा है और 1906 के रिजर्वेशन के बाद से गुजरा है। ये पार्लियामेंट के अंदर सारी चर्चाएं हुई। अब इन विषयों को लेकर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर, चूंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी केवल पार्लियामेंट में किया गया था, लोअर हाउस में किया गया था, लेकिन वो लोकल बॉडीज में नहीं किया गया था। इसको ध्यान में अगर रखा जाए तो फिर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हमारे यहां कुछ चर्चाएं हुई, हमारे यहां कुछ डिसीजन हुए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। अब ये जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हमारे यहां जो डिसीजन हुए वो एक बड़ा प्रश्न है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आज जो पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है, देखिए पिटीशन आना अलग बात है, पिटीशन स्वीकार की है, स्वीकार करके सरकार को नोटिस किया है। इसका मतलब यह है कि प्रेमा फसाए सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये जो रिजर्वेशन का खेल है, इसको, ये एक बड़ा मुद्दा भारत में है, इसलिए इस खेल में हमको कूदना चाहिए और बात करनी चाहिए। अब बात यहां पर आती है कि सोशली इकोनॉमी बैकवर्ड, ये तो 1989 में पैदा हुआ मंडल आयोग केस के बाद, या फिर मैं कहूं कि बीपी सिंह लेकर आए थे, क्योंकि उनको भी डिवाइड एंड रूल अच्छा ही लग रहा था, वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उनको लगा कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो एक वोट उनका सिक्योर हो जाएगा, ओबीसी वोट सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि एक अवधारणा है कि ओबीसी 60% भारत में है, 50% भारत में। अब ये 50% अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो उनको लगा कि वो छत्री जाति से आते हैं, फिर भी छोड़ो, छत्री छोड़ देंगे या फिर सवर्णों को छोड़ देंगे, एससी एसटी ऑलरेडी रिजर्वेशन पाते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन को अगर लेकर आएंगे तो ये 50% वोट उनको मिलेगा। हालांकि वो बाद में पागल हो गए, क्योंकि उन्होंने ये पाप किया था भारत के समाज को तोड़ने का, जो परमात्मा नहीं चाहता। वो पागल होकर मृत्यु को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी ने उनको पागल घोषित किया था। इसके अलावा वो दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ पाए। जिसने ये पाप किया भारत में, वो पापी भारत से चले गए। 1906 में पाप करना शुरू किया, उसके 40 वर्षों के बाद ही अंग्रेजों को जाना पड़ा। यही पाप उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने तो भलाई में विचारों ने कहा कि 10 वर्ष के लिए कर लो, ये कड़वा सच है, ये भारत को तोड़ने की विधा हो सकती है, क्योंकि पहले भी इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन अभी एससी एसटी को रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। ये उनका इंटेंशन था, उनका इंटेंशन कभी भी परमानेंट करने का नहीं था इसका। अब ये सवाल पैदा होता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन में लोकल निकायों में, चूंकि उस समय मना कर दिया गया था आर्टिकल 340 में कि नहीं करना है, क्यों? क्योंकि समाज टूटता है, केवल एससी एसटी वर्ग ऐसा है जो बहुत अति पिछड़ा है, उसको सामने लाना है। ऐसी परिस्थिति में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष पहले, हम सबको याद होगा कि ट्रिपल
टेस्ट की बात की थी कि भाई आरक्षण के विषय में ट्रिपल टेस्ट होगा, क्या इस ट्रिपल टेस्ट का उल्लंघन हो रहा है? महाराष्ट्र के अंदर एक्चुअली भाटिया कमीशन बना, भाटिया कमीशन ने यह बात कही, उसने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को यहां पर इंट्रो किया और उसकी रिपोर्ट आई। भाटिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, और भाटिया कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज यह कह के किया गया है कि भाटिया कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद या उसको अडॉप्ट करने के बाद रिजर्वेशन 50% की अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, वो कहीं 60% कहीं 70% होता है। अब तर्क यह दिया गया कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन या फिर बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक पिछड़ा रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों अलग अलग विषय आते हैं, ये दोनों सेम विषय नहीं है। इस पर निर्णय होना चाहिए कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ओबीसी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी से भी बहुत ज्यादा है और वो 50% को क्रॉस कर जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में यह देखा जाना चाहिए कि आप पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर पॉलिटिकली रिजर्वेशन सफिशिएंट है या पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या ओबीसी कैटेगरी को या किसी वर्ग को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना चाहिए? अगर रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही मेन मुद्दा था। डॉक्टर अंबेडकर ने जब एससी एसटी की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि क्या सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है? अगर पार्लियामेंट में सफिशिएंट रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो रिजर्वेशन करके हमको लाना पड़ेगा ताकि उस समुदाय की बात पार्लियामेंट तक पहुंचाई जा सके और पार्लियामेंट उस पर विचार कर सके और उनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना सके। इसलिए यहां पर जो मुख्य मुद्दा है, आपको याद होगा आर्टिकल 16(1)(a), आर्टिकल 16(4)(1)(a), 16(4)(1)(b), आर्टिकल 16(4)(1), 16(4)(b, ये हमको याद होगा कि रिजर्वेशन कर दिया गया था प्रमोशन में भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या प्रमोशन में अगर रिप्रेजेंटेशन है तो क्या उसमें बिना डेटा डाले इसको किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था और यह कहा था जब रिप्रेजेंटेशन है तो रिजर्वेशन करके जबरदस्ती भरना नहीं, किसी वर्ग को माइनॉरिटी नहीं करना, किसी वर्ग को सुपर नहीं करना, किसी वर्ग को विशेष नहीं कहना, क्योंकि हमें मेन चीज रिप्रेजेंटेशन की आती है। आज की तारीख में जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है, क्या निकाय चुनाव में या फिर पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सफिशिएंट है क्या? मैं समझता हूं ओबीसी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा है। अगर ओबीसी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है तो क्या निकाय चुनाव के दौरान या लोकल बॉडी के चुनाव के दौरान अभी भी ओबीसी रिजर्वेशन की आवश्यकता है? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी हैव टू डिस्टिंग्विश, हमने ये डिस्टिंग्विश करना, हमने पता करना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन या फिर सामाजिक पिछड़ेपन का रिजर्वेशन, ये इनकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इनको नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रीमा फेसाई स्वीकार किया पिटिशनर्स की पिटीशन को और अब नोटिस कर दिया। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा मुद्दा है, यूजीसी वाला तो चल ही रहा है लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है। यूजीसी के मामले में भी मैंने कल एक पूरा सिस्टम बनाया था जिसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ था, उसकी चर्चा की थी और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेंशनिंग में कहा कि अगर आपके डिफेक्ट्स खत्म हो गए हों, डिफेक्ट सही हो गए हों, ये डिफेक्ट नहीं आपकी पिटीशन में बचे तो मैं इस पर सुनवाई करूंगा। मैं ये पता करता हूं कि आपकी जो पिटीशन है वो डिफेक्ट लेस हो गई है। मतलब जब पिटीशन फाइल करते हैं तो सेक्शन में पहले उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर रजिस्ट्रार के यहाँ उसकी स्क्रूटनी होती है, सारे डिफेक्ट्स दूर किए जाते हैं, तब कहीं कोर्ट में लगती आके तो वो नीचे वाली जो स्टेजेस हैं, चूंकि परसों ही फाइल हुई है तो नीचे वाली स्टेजेस हैं, क्या वो काम हो गए नहीं हो गए हैं, तो एक्सपीडिएट के ऑर्डर करते हैं कि भाई इनको प्रायोरिटी पर सही कर लिया जाए ताकि इसकी सुनवाई की जा सके। यह विषय कोर्ट में चल ही रहा था कि अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के मामले में भी मामला सामने आ ही गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस भी कर दिया है सभी दलों को बुलाकर, सभी पार्टियों को बुलाकर, सरकार को बुलाकर। वो जानना चाहते हैं कि वाकई में इन विषयों पर कैसे रिजर्वेशन के खेल को सही किया जा सकता है ताकि रिजर्वेशन भारत को तोड़ने की विधि ना बने, समाज को लड़ाने की विधि ना बने, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पैदा करने की विधि ना बने, क्योंकि वो जो अंग्रेजों ने किया था उसने यही किया था और परिणाम निकला था कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबने स्वीकार करी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुओं को यह सोचना होगा कि रिजर्वेशन की आड़ में कहीं समाज लड़कर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा ना हो जाए, मार तोड़ना शुरू हो जाए और कहीं डिमांड ना आने लगे कि हमें अलग देश चाहिए, हम साथ नहीं रह सकते।
जैसे मुसलमानों ने कहा था। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर निश्चित तौर से कुछ करेगा, और मोदी जी की सरकार चूंकि समरसता पर विश्वास करती है, समानता पर विश्वास करती है, एकजुटता पर विश्वास करती है, एक राष्ट्र एक हिंदू पर विश्वास करती है। अगर एक राष्ट्र एक हिंदू है तो अलग अलग हिंदू कैसे दिख रहे हैं, ये अंग्रेजों की पॉलिसी के अनुसार कैसे दिख रहे हैं, वो आज भी कैसे चल रहे, ये सवाल आज की सरकार पर है, जो कहती है कि हम हिंदू हैं और हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक राष्ट्र एक हिंदू का फॉर्मूला, एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक नागरिकता, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक हिंदू नहीं चलेगा क्या? मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित तौर से इस पर विचार करेगी।